रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। एक साल में रोशनी 94 खरब 61 अरब किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। ये इतना डिस्टेंस है कि अगर आप पार्कर सोलर प्रोब, जो अब तक का सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी स्पीड 85,000 किलोमीटर फी घंटा है, उससे सफर करें तो उसे 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस तय करने में 1500 साल लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जमीन और सूरज के 32,000 चक्कर लगाएं तो जो डिस्टेंस बनेगा उसे 1 लाइट ईयर कहेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि 1.5 सेकंड में रोशनी जितना डिस्टेंस तय करती है उतनी दूरी से आगे आज तक कोई भी इंसान नहीं जा सका। लेकिन रोशनी की इतनी तेज रफ्तार भी कायनात के साइज के सामने कुछ नहीं है। जमीन और सोलर सिस्टम में डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक साल में रोशनी जितना डिस्टेंस तय करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। लेकिन कायनात के साइज के सामने लाइट ईयर बहुत छोटा पड़ जाता है। अगर आप लाइट की स्पीड से हमारी गैलेक्सी को पार करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमारी गैलेक्सी से बाहर जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। यानी हम कभी भी हमारी गैलेक्सी से बाहर नहीं जा सकते। फर्ज करें अगर साइंसदान एक ऐसा स्पेसशिप बना लें जो 1 लाइट ईयर की दूरी को सिर्फ 1 सेकंड में तय कर सके, यानी जो दूरी रोशनी 1 साल में तय करती है वो दूरी ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में तय करे, और फिर इस स्पेसक्राफ्ट से लगातार 60 सालों तक स्पेस में सफर किया जाए, तो हम कायनात में कहां तक जा सकते हैं? क्या इतनी ज्यादा रफ्तार से हम कायनात से बाहर जा पाएंगे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से आप सिर्फ 1 सेकंड में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले जाओगे। 4 सेकंड तक सफर करने के बाद आप करीबी सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंच जाओगे। इसके बाद 6 सेकंड में आप दूसरे करीबी स्टार बर्नार्ड पर पहुंच जाओगे, और फिर 40 सेकंड के बाद आप ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम के पास होंगे। इस सोलर सिस्टम को पार करने के बाद आप 26,000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल तक सिर्फ 7 घंटों में पहुंच जाओगे। ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। इसके बाद हमारी गैलेक्सी से बाहर जाने के लिए आपको 50,000 लाइट ईयर का सफर तय करना पड़ेगा, और 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से आप सिर्फ 14 घंटों में हमारी गैलेक्सी से बाहर चले जाएंगे। 29 दिनों के बाद आप हमारी करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंच जाओगे। इस स्पीड के साथ आप इस गैलेक्सी को सिर्फ और सिर्फ 2.5 डेज में पार कर लोगे। इसके बाद आप लोकल ग्रुप को पार करोगे। ये ग्रुप 1 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है, और इसे पार करने में आपको 116 दिन लग जाएंगे। इस ग्रुप को पार करने के बाद आपको स्पेस में सफर करते हुए 4 माह हो चुके हैं, और अब आप दूसरे गैलेक्सी ग्रुप की तरफ जाओगे। लोकल ग्रुप से आगे 5 करोड़ 40 लाइट ईयर दूर विर्गो क्लस्टर आता है। उस क्लस्टर तक पहुंचने में आपको 1 साल और 9 माह लगेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, लोकल ग्रुप, विर्गो क्लस्टर और ऐसे ही 100 से ज्यादा क्लस्टर के मिलने से एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनता है, जिसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। आप अभी विर्गो क्लस्टर में हैं, और इस क्लस्टर को पार करने में आपको 5 माह और 24 दिन लगेंगे, जिसके बाद आप विर्गो सुपर क्लस्टर में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको बड़े बड़े गैलेक्सीज के ग्रुप स्टार्स के ग्रुप की तरह दिखाई देंगे। ये सुपर क्लस्टर 11 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस क्लस्टर में 50,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं, और इस क्लस्टर को पार करने में आपको 4 साल और 10 महीने लग जाएंगे। अभी आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से सफर कर रहे हैं। इस रफ्तार से 5 सालों में आपने मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप, विर्गो क्लस्टर और विर्गो सुपर क्लस्टर को पार कर लिया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 60 सालों में कायनात को इस स्पीड पर पार किया जा सकता है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि आप इस स्पीड पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 10% हिस्से को भी 60 सालों में पार नहीं कर पाओगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि विर्गो सुपर क्लस्टर लैनिकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। इस क्लस्टर में 1,50,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ये क्लस्टर 52 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है। और इतने डिस्टेंस को अगर आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से भी पार करोगे, तब भी इसे पार करने में आपको 16 साल 8 माह लगेंगे। अगर आप इस चीज से हैरान हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये तो अभी आगाज है। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 1 करोड़ से ज्यादा सुपर क्लस्टर मौजूद हो सकते हैं।
तो जरा सोचिए हमारी पूरी कायनात कितनी बड़ी होगी, यानी हम कभी भी कायनात से बाहर नहीं जा सकते। लैनिका सुपर क्लस्टर को पार करने के बाद आपको गैलेक्सी फिलामेंट को पार करना होगा। कई सुपर क्लस्टर जब एक साथ जुड़ते हैं तो ये फिलामेंट बनते हैं। साइंसदान के मुताबिक ये सेम उसी तरह जुड़े होते हैं जैसे एक मकड़ी का जाल जुड़ा होता है। इन फिलामेंट्स को पार करने के बाद आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारों तक जा सकते हो, लेकिन ये फिलामेंट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा ही एक फिलामेंट है जिसका नाम है दी सैलून ग्रेट वॉल। इसका साइज 1 अरब 37 करोड़ लाइट ईयर है। अगर आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से इसे पार करते हैं तो इसे पार करने में आपको 43 साल और 6 माह लगेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वॉल कितनी बड़ी है। लेकिन ये ग्रेट वॉल भी कुछ नहीं है। अगर आप कायनात के बहुत बड़े गैलेक्सी फिलामेंट्स को देखेंगे तो इनके आसपास आपको बहुत सारा गैप भी दिखाई देगा। इन गैप्स को वॉइड्स कहा जाता है। ये कायनात की खाली जगह है। इनमें बहुत कम गैलेक्सीज होती हैं। यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। आप इसे ऐसे समझें कि एक जगह पर यहाँ 1 लाख गैलेक्सीज होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ 60 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसी वजह से इनको वॉइड्स कहा जाता है। दी सैलून ग्रेट वॉल को पार करने के बाद आपको एक बहुत बड़े वॉइड को पार करना होगा। साइंसदान के मुताबिक जमीन से 9 अरब लाइट ईयर दूर कायनात का सबसे बड़ा वॉइड मौजूद है, जिसका नाम LOWZ 13788 वॉइड है। ये 3 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है। ये साइज इतना बड़ा है कि 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से भी इसे पार करने में आपको 94 साल लग जाएंगे। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। इसके बाद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम ग्रेट वॉल है। ये जमीन से 10 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है, लेकिन साइंसदान के मुताबिक कायनात के एक्सपेंशन की वजह से ये जमीन से 15 लाइट ईयर दूर मौजूद है। अगर आप जमीन से 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से चलेंगे तो इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने में आपको 475 साल लग जाएंगे। ये स्ट्रक्चर 10 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है, तो इसे पार करने में आपको 317 साल लग जाएंगे। इसको पार करने के बाद आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करना होगा। ये वो कायनात है जिसको हम देख पाते हैं। इससे आगे क्या है हमें नहीं पता। साइंसदान के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लंबाई 93 अरब लाइट ईयर के बराबर है। अगर आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से इसे पार करोगे तब भी आपको इसे पार करने में हजारों साल लग जाएंगे। यानी इस स्पीड पर भी हम अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार नहीं कर सकते। लेकिन कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर है, जिसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये कायनात इतनी बड़ी है कि इसके बारे में साइंसदान को नहीं पता, लेकिन कुछ साइंसदानों ने एक अंदाजे के मुताबिक इस कायनात का एक साइज निकाला है जो है 10 to the power 10 to the power 10 to the power 122 लाइट ईयर। देखने में ये नंबर कितना छोटा लग रहा है, लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है कि इसमें इतने जीरो हैं कि अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के हर एक एटम पर 1 अरब जीरो लिख दो तब भी आप इस नंबर के 0.000000001% हिस्से को भी टच नहीं कर पाओगे। अब जो बात मैं बताने लगा हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपका दिल अल्लाह अकबर कहेगा। पहले हमने 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सफर किया जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, लेकिन अब हम इस स्पीड को बढ़ाकर 93 अरब लाइट ईयर फी सेकंड कर लेते हैं, तब भी आप 100 अरब सालों में इस कायनात के 1% हिस्से को भी पार नहीं कर पाओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बनाई हुई कायनात इतनी बड़ी है कि साइंसदान कभी भी इसके साइज के बारे में नहीं जान पाएंगे। जो नंबर मैंने बताया है वो भी साइंसदान का एक अंदाजा है। उस नंबर में इतने जीरो हैं कि अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के हर एटम पर लिखते हो तो इसके लिए आपको 10 अरब खरब 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 यानी 10 के पीछे 42 जीरो लगा दो। इतनी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स चाहिए, तब जाकर आप इस नंबर को देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है और हर आसमान अपने पिछले आसमान से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। आज से 15 साल पहले जापान के एक स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सतह पर बहुत सारे क्रेटर्स को देखा, लेकिन उनमें से एक क्रेटर बहुत ज्यादा अजीब था जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा था। ये क्रेटर चांद के अंदर बहुत ज्यादा गहराई तक फैला हुआ था। मजीद रिसर्च करने पर पता चला कि चांद पर ऐसे 200 से ज्यादा क्रेटर्स मौजूद हैं। जब चाइना ने उन क्रेटर के अंदर देखा तो उनको वहाँ ऐसी चीजें मिली जिसने दुनिया को हैरान कर दिया।
2030 तक चाइना इंसानों को चांद पर भेजकर वहां कॉलोनीज बनाना चाह रहा है। इसके लिए उन्होंने चांद पर कोई फाइनल जगह डिसाइड नहीं की यहाँ वो इंसानों को लैंड करवा सके, लेकिन चाइना उन ब्लैक ग्रहों के अंदर लैंडिंग करने का सोच रहा है। दूर से देखने पर ये सुराग चांद के बाकी क्रेटर्स की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये गड्ढे नहीं हैं, बल्कि टनल्स हैं जो चांद की जमीन के अंदर तक फैली हुई हैं। साइंसदान का कहना है कि अरबों साल पहले चांद पर लावा बह रहा था, तो ये लावा अपना रास्ता बनाते हुए चांद की जमीन के अंदर तक गया। जब ये लावा खुश्क हुआ तो जमीन के अंदर बने हुए रास्ते टनल्स बन गए, जिनको लावा ट्यूब्स कहा जा रहा है। जमीन पर हवाई और आइसलैंड में ऐसी ही लावा ट्यूब्स को देखा जा सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वक्त के साथ साथ इन लावा ट्यूब्स के हिस्सों का ऊपर वाला हिस्सा गिर गया, जो आज हमें ब्लैक सुराख की तरह नजर आ रहा है, लेकिन टनल का बाकी हिस्सा अभी भी बिल्कुल ठीक है। साइंसदान के मुताबिक ये सुराख दरवाजे की तरह काम करते हैं, जो हमें चांद की जमीन के अंदर तक लेकर जा सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि साइंसदान को कैसे पता चला कि इन काले सुराखों के नीचे टनल्स मौजूद हैं। साइंसदानों ने चांद की सतह को स्कैन करके इसका एक 3D मैप बनाया। हाई रेजोल्यूशन इमेज में साइंसदानों ने देखा कि कुछ घरों के नीचे टनल्स के रास्ते बने हुए हैं। इन टनल्स को कंफर्म करने के लिए नासा ने ग्रेविटेशनल फीट मैप का इस्तेमाल करके उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया यहाँ मास कम था, यानी जिन जगहों का मास और ग्रेविटी कम होगी वहाँ अंदर खाली स्पेस या टनल्स हो सकती हैं। इस टेक्निक से साइंसदान को पता चला कि चांद की जमीन के नीचे बहुत ज्यादा खाली जगह मौजूद है, इसीलिए चाइना इन खाली जगहों पर इंसानों को भेजने का सोच रहा है। यहाँ एक और सवाल आता है कि चाइना चांद की सरफेस को छोड़कर इन केव्स के अंदर ही क्यों जाना चाह रहा है। असल में चांद का माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी सतह पर सूरज से निकलने वाली खतरनाक सोलर विंड्स पड़ती हैं, जो मशीनों और इंसानों के लिए खतरनाक हैं। इसके अलावा चांद पर मेट्रॉइड और एस्ट्रॉइड गिरते रहते हैं। इसके अलावा चांद पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। दिन के वक्त टेम्परेचर 250 डिग्री तक चला जाता है और रात को -200 डिग्री तक चला जाता है। ये सारी चीजें मिलकर चांद की सरफेस को इंसानों और मशीनों के लिए खतरनाक जगह बना देती हैं। इसीलिए चाइना उन टनल्स के अंदर जाकर अपना बेस बनाने का सोच रहा है, ताकि वो ज्यादा टाइम के लिए चांद पर सेफ रह सके, क्योंकि ये टनल्स जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई तक फैली हुई हैं। यहाँ कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर विंड्स नहीं पहुँच पाती। साथ ही इन केव्स की दीवारें इतनी मोटी हैं जिन पर एस्ट्रॉइड या मेट्रोइड की टक्कर का बहुत कम असर होता है। साइंसदानों ने ये भी कहा है कि इन टनल्स का टेम्परेचर भी स्टेबल रहता है। नासा के एक ऑर्बिटर के डेटा से पता चला है कि यहाँ के एक सुराख के अंदर का टेम्परेचर तकरीबन 17 डिग्री तक रहता है, जिसमें इंसान जाकर जिंदा रह सकते हैं। तो साइंटिस्ट को शुरू से मजबूत प्रोटेक्टिव बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कुछ टनल्स छोटी हैं, जबकि कुछ टनल्स का साइज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। 1 किलोमीटर की टनल बेस बनाने के लिए काफी है, इसीलिए चाइना इन टनल्स के अंदर इंसानों को लैंड करवाने का सोच रहा है। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या बगैर ऑक्सीजन और पानी के इन केव्स को इंसानों के रहने के काबिल बनाया जा सकता है। साइंसदानों ने एक कंसेप्ट दिया है। उनके मुताबिक इन केव्स की दीवारें इतनी मोटी हैं कि उनको वहां किसी भी तरह की शील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो इन टनल्स को बंद करके इनको हवा से भर देंगे, जिससे इनके अंदर रहा जा सकता है। इसके अलावा इन टनल्स के अंदर का टेम्परेचर काफी स्टेबल हो सकता है, इसीलिए वहां हाइड्रोपोनिक सिस्टम या दूसरी एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स लगाकर एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना उगाया जा सकता है। इससे ना तो बार बार जमीन से सप्लाई मंगवाई जाएगी और चांद पर ज्यादा देर के लिए रहा जा सकता है। लेकिन अभी साइंसदान ये नहीं कह सकते कि उन केव्स के अंदर क्या है, इसीलिए वहां ह्यूमन बेस बनाने के लिए उन केव्स को पहले एक्सप्लोर करना होगा और देखना होगा कि वो टनल्स अंदर से सेफ हैं या नहीं। और ये काम आसान नहीं है, लेकिन चांद पर उन केव्स के अंदर जाना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो फिर साइंसदान उन केव्स को कैसे स्टडी करेंगे? ऐसे खतरनाक एनवायरनमेंट वाली प्लेसेस को स्टडी करने के लिए साइंसदान कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ड्यून एक्सेल रोवर पर काम कर रही है। इस चीज को मुश्किल गढ़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया जा रहा है। ये रोवर गड्ढे के अंदर जाकर
दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ताकि उस गड्ढे को अच्छे से स्टडी किया जा सके। इस रोवर का एक हिस्सा ऊपर एंकर की तरफ रहता है ताकि रोवर स्टेबल रहे और गिर ना जाए, जबकि दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ उतरता है। इस तरीके से रोवर सरफेस से कनेक्ट रहता है। इसी यूनिवर्सिटी की टीम ने एक रिपोर्ट डेवलप किया है जो टनल्स में रोल कर सकता है और टाइट जगहों से आसानी से गुजर सकता है। 3D मैप से साइंसदानों को टनल के साइज और शेप का क्लियर व्यू मिलेगा, लेकिन इससे भी एडवांस रोवर स्विट्जरलैंड में मौजूद साइंसदानों की एक टीम ने तैयार किया है। इसी रिपोर्ट को 0G कंडीशन में टेस्ट किया गया है और इसे क्रेटर्स के अंदर जाने के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें नॉर्मल व्हील्स नहीं है, इसमें स्पेस हॉपर्स नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रोबोट लो ग्रेविटी में बाउंस करके मुश्किल रास्ते को पार कर सकता है। इस रोबोट की टीम ने ये दिखाया है कि ये वेटलेस माहौल में भी आसानी से मूव कर सकता है। यहाँ आम रोवर्स को चलने में भी मुश्किल होती है। इस रोबोट की खास बात यह है कि ये गहरे गड्ढों और टनल्स के अंदर होप करके जा सकता है, वहां से तस्वीरें और डेटा कलेक्ट करता है और फिर वापस सरफेस पर आ सकता है। साइंसदान को ऐसी ही टेक्नोलॉजी चाहिए जो इन केव्स को अच्छे से स्टडी कर सके। इन ट्यूब्स का सबसे बड़ा खतरा है मून क्वेक्स, क्योंकि चांद पर बहुत ज्यादा क्वेक्स आते हैं। साइंसदान देखना चाहते हैं कि जब मून क्वेक आता है तो इसका असर इन टनल्स पर क्या होता है, और ये रिपोर्ट इसी चीज को देखेंगे कि क्या ये टनल्स मून क्वेक के पास सेफ हैं या नहीं। चाइना इन केव्स को रोबोट्स, 3D इमेजिंग और नेविगेशन सिस्टम से स्टडी करने का प्लान बना रहा है, लेकिन इन रिपोर्ट्स को टनल के अंदर भेजने से पहले क्लियर पता होना चाहिए कि इनके अंदर है क्या। स्कैन से पता चला है कि अंदर बहुत बड़ी खाली जगह है। साइंसदानों का ये मानना है कि इन टनल्स में पानी बर्फ की सूरत में भी मौजूद हो सकता है। अगर वहाँ पानी मिल गया तो उससे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के लिए हासिल की जा सकती है, और ये पानी वहां बनाई गई बेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी साबित होगा। आपका इन टनल्स के बारे में क्या कहना है? क्या चाइना इतना काबिल है कि वो उनके अंदर ह्यूमन बेस बना ले? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।